अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अफसा कोमल। हमारे पड़ोस में आज आमराना तर्ज़ हुक्मरानी की बहुत बड़ी हार हुई है और अवाम अपने मुल्क के असल मालिक बन के उभरे हैं। बांग्लादेश की आवाम ने 5 बार वज़ीर आज़म रहने वाली शेख हसीना वाजिद के इक़्तिदार का तख्ता उलट दिया। इस सारे मामले का आगाज़ तलबा के एक एहतजाज से हुआ, जिसका एक ही मुतालबा था कि सरकारी नौकरियां मेरिट पे दी जाएं। 1971 की जंग लड़ने वालों के बच्चों को सरकारी नौकरियों में 30% का जो कोटा दिया गया था और ये निज़ाम शुरू से ही मौजूद था, वो निज़ाम तब्दील किया जाए। और इससे ये भी इल्ज़ाम था कि शेख हसीना का जो वोट बैंक है वो ही सिर्फ मुस्तफ़ीद हो रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने इसको कायम रखा हुआ है। ये जो सारा मामला है, इसका इस एक नुक्ते के ऊपर जिसका हमने अभी जिक्र किया, इस पर आगाज़ हुआ, लेकिन इख्तिताम आज सब ने देखा कि वहाँ की वज़ीर आज़म को मुस्ताफ़ी होकर भारत फ़रार होना पड़ा। लाखों लोग बाहर निकले, 300 से ज़ायद मुजाहिरीन जाँ बहक हुए। इस पूरे सिलसिले में जो तकरीबन एक हफ़्ते तक ये एहतजाज जारी रहा। अवाम जो थे वो वज़ीर आज़म की रिहाइश गाह पे काबिज़ हुए। न सिर्फ ये हुआ बल्कि अपने मुल्क के बानी जिनका पाकिस्तान में शेख मुजीब बहुत ज़्यादा तस्करा होता है, उनके पुतले तक जला दिए। इस किस्म का सेंटिमेंट आज वहाँ पे था। ये जो सारा बहरान है, इसमें बहुत सारे मौके मिले शेख हसीना को इन मामलात को और सूरत हाल को काबू करने के, जिसमें एक बड़ा मौका था वहाँ की सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आना कि कोटा सिस्टम ख़त्म किया जाए और मेरिट पर नौकरियाँ दी जाएँ। लेकिन उन्होंने बिल्कुल इसको किसी खातिर में नहीं लाया, बल्कि अपने जो मुजाहिरीन थे, जो लोग बाहर निकल के, और बिलखुसूस ये स्टूडेंट्स और यंग मुजाहिरीन थे और इनिशियली बहुत ही पुरअमन थे, इन मुजाहिरीन को पाकिस्तानी एजेंट करार दिया, उनको दहशतगर्द करार दिया और पूरी रियासती ताकत का उनके खिलाफ इस्तेमाल किया गया, जिसने कई जानें ले ली, नौजवान और इनमें बच्चे भी शामिल हैं, जो रिपोर्ट्स अब सामने आ रही हैं। आज बहरहाल अब सूरत हाल ये है कि बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने कौम से खिताब करते हुए एक तो कन्फर्म किया इस इस्तीफ़े को, और ये भी ऐलान किया कि अबूरी हुकूमत कायम की गई है जिसकी निगरानी फ़ौज करेगी और अवाम के तमाम मुतालबात जो थे वो तस्लीम किए जाएंगे। यहाँ पर यह कहना नाजरीन बहुत ज़रूरी है कि ये सारा कुछ सिर्फ अचानक इस एहतजाज की वजह से नहीं हुआ। बहुत सारी चीज़ें पाइल अप हो रही थी बांग्लादेश में। शेख हसीना ने जो जनरल इलेक्शन 2024 जनवरी में हुए, हमारे इंतखाब से कुछ दिन पहले, उसमें अपने मुल्क की अपोजिशन के खिलाफ बदतरीन क्रैकडाउन किया और ये जो सारी सूरत हाल आज बनी है, इसकी उन्होंने बुनियाद रखी। रियासती ताकत को उस वक्त अपने मुखालिफिन के खिलाफ इस हद तक इस्तेमाल किया कि हज़ारों जो एक्टिविस्ट थे अपोजिशन के, वो गिरफ्तार किए गए। उसके अलावा बदतरीन धांधली के इल्ज़ामात भी उनके खिलाफ लगे। एहतजाज को रोकने के लिए वही हरबे जो आजकल बहुत जगहों पर आजमाए जाते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर पाबंदियाँ लगाई गई और फिर उनकी मुल्क की जो बड़ी अपोजिशन की जमातें हैं, जिसमें उनकी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, उसको दहशतगर्द तंजीम करार दिया। जमात इस्लामी बांग्लादेश को और उसके जो स्टूडेंट विंग है उसके ऊपर पाबंदी लगाई। ये तमाम चीज़ें की, लेकिन ना भारत उनको उनकी हुकूमत का तख्ता उलटने से बचा सका। और जिस किस्म के आज वहाँ पे मनाजिर जो आप भी अपनी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं, इसकी भी कोई तारीख में मिसाल नहीं मिलती। तो इस पर हम आज के प्रोग्राम में ये डिस्कस करेंगे कि क्या ये जो अवामी ताकत का आज मुजाहरा हमने देखा बांग्लादेश में, ये तरक्की पजीर जो दीगर ममालिक हैं उनके लिए इसमें क्या पैगाम छुपा है। हम अब अपने मुल्क की बात करें तो आज DGISPR की तरफ से एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उन्होंने 9 मई के हवाले से फ़ौज का मौक़िफ़ दोहराया और कहा कि 9 मई और मुज़ाकरात के हवाले से हमारा वही मौक़िफ़ है जो इससे पहले पेश किया गया था। एक और मौजू था बलूचिस्तान में लापता अफराद के हवाले से जो एहतजाज जारी है बलोच यकजहती कमेटी की तरफ से, और उन्होंने 7 मुतालबात भी सामने रखे हैं। इस पर भी उन्होंने अपना रद्द-ए-अमल दिया और कहा कि बलोच यकजहती कमेटी और उसके नाम नहाद क़यादत दहशतगर्द तंजीमों और क्रिमिनल माफिया की प्रॉक्सी हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये एक बड़ा सख्त उनका रद्द-ए-अमल है उन मुजाहिरीन के मुतालबात के हवाले से, जो बिलखुसूस हम इस प्रोग्राम में बात करेंगे कि उनके मुतालबात क्या हैं और ये बलूचिस्तान हुकूमत का भी इसके हवाले से क्या रद्द-ए-अमल रहा। दूसरी तरफ अगर हम बात करें जो मुज़ाकरात के एतबार से 9 मई के हवाले से उन्होंने और एक और अहम बात DGISPR की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो ये थी कि उन्होंने फ़ौज की तरफ से जो फलाही कामों के एतबार से जो मंसूबे हैं उनका भी इसमें तफसीली तज़किरा किया। अब मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं तो PTI के बानी इमरान खान अपने जो इंटरव्यूज़ आजकल दे रहे हैं उसमें मुसलसल फ़ौज से मुतालिक नरमी बरत रहे हैं। अब रॉयटर्स को उन्होंने एक नया इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने क्या कहा है उसका हम प्रोग्राम में तज़किरा करेंगे और उसके बाद ये डिस्कस होगा कि अभी भी आज जो मौक़िफ़ DGISPR ने दिया, कोई गुंजाइश बाकी है बातचीत की या PTI को ये तर्क कर देना चाहिए ये अपना मुतालबा कि फ़ौज ही से मुज़ाकरात होंगे। तमाम इशूज़ पे बात करेंगे। हमारे साथ सियासी रहनुमा मौजूद होंगे, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी जानेंगे। और आगाज़ में हमने रब्ता किया अब्दुल बासित साहब से, पाकिस्तान के साबिक हाई कमिश्नर हैं रहे हैं भारत में, उनसे हम बात करेंगे जो आज बांग्लादेश में हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल बासित साहब।
आज सुबह से इस बारे में तो बात हो रही है हमारे लोकल और इंटरनेशनल मीडिया में कि अब इस बांग्लादेश में आगे क्या सूरत हाल बनती हुई नज़र आती है, लेकिन आपसे मैं बिलखुसूस ये जानना चाहूँगी कि ये आज का दिन भारत के लिए कैसा दिन था। शेख हसीना भारतीय इंटरेस्ट्स के मुताबिक चलती थीं, उसके अलावा बड़ी ओनरशिप ली जाती थी भारत में उनकी, एशिया में उनको अपना करीबी तरीन दोस्त करार दिया जाता था। तो आज ये जो उनकी भारत की करीबी दोस्त का तख्ता उल्टा गया है, इसके क्या नताइज भारत के लिए कैसा है ये? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत के लिए आज एक परेशानी का दिन तो है, क्योंकि पिछले कई सालों से उन्होंने शेख हसीना में काफ़ी इन्वेस्ट भी किया, और आज अगर आप उनका मीडिया देखिए तो उसमें वो एक नई गर्दान हमें सुनाते हुए मिलते हैं कि ये शायद पाकिस्तान ने ये सारा कुछ ISI ने करवाया है, अमेरिका का इसमें हाथ है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो भारत परेशान तो है, क्योंकि शेख हसीना इस खित्ते में उनकी बहुत बड़ी एलाई थी। अभी आपको याद ही होगा कि पिछले माह उन्होंने भारत का सरकारी दौरा भी किया था शेख हसीना ने, और उससे पहले उसके बाद फिर वो चाइना भी गई थी, और चाइना के साथ ताल्लुकात में कुछ कशीदगी भी आई शेख हसीना के दौरे के बाद। तो ओवरऑल मैं समझता हूँ कि चूँकि मोदी साहब ख़ुद भी उन्होंने ज़ाती तौर पर भी बहुत इन्वेस्ट किया। 2015 में जब वो बांग्लादेश के पहले दौरे में गए तो उन्होंने कहा कि जी मैंने तो ख़ुद इनकी सो कॉल्ड फ्रीडम वॉर में पार्टिसिपेट किया, मुक्ति बाहिनी भारत ने बनाई, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो भारत ने, अगर आप रीजनल डायनामिक्स देखिए तो शेख हसीना भी भारत के साथ खड़ी रहीं, चाहे वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात की बात हो या सार्क रीजनल कॉन्टेक्स्ट में बात हो। तो जिस तरह भारत ने चाहा शेख हसीना ने उस तरह ही किया। और फिर चाइना के साथ जो ग्लोबल डायनामिक्स अगर आप देखिए तो चाइना के साथ भी ताल्लुकात में उस तरह गर्मजोशी जो पहले पैदा हो रही थी, बाद में इलेक्शन के बाद हमने देखा कि शेख हसीना ने जो एक ख़ास प्रोजेक्ट है टीस्टा रिवर प्रोजेक्ट, उसकी मैनेजमेंट और कंजर्वेशन का जो प्रोजेक्ट है वो भी भारत को दे दिया 1.5 बिलियन का। तो आज भारत के लिए एक परेशान कुन दिन है मैं समझता हूँ, और भारत ऑब्वियसली इस वक्त भी एम्बैरेसिंग सिचुएशन में है कि आया वो उनको अपने पास रखें या इंसिस्ट करें कि वो आगे UK चली जाएं या किसी और मुल्क चली जाएं। तो अभी मुख्तलिफ अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि शायद वो UK चली जाएं या फ़िनलैंड चली जाएं, लेकिन अभी कहना क़ब्ल वक्त होगा मेरे ख़्याल में। आज तो इन एनी केस शेख हसीना भारत ही में रहेंगी। वासिफ साहब ये भी फरमाइएगा, अब एक आमराना जो उनका तर्ज हुक्मरानी था वो तो सब वाकिफ़ ही हैं उससे, लेकिन अब इस सब चीज़ें जो हुई बांग्लादेश में, इसका आउटकम कोई मुस्बत होगा या अब इस पर भी नज़र रखनी होगी कि वहाँ पे क्या हालात बनते हैं? देखिए, बांग्लादेश की एक तारीख़ तो है। 2000 आप कह लीजिए कि एक से कुछ मामलात बेहतर हुए, 1991 से कुछ हालात बेहतर हुए और जमहूरियत की तरफ कदम बढ़ाया। और हमने देखा कि जब केयर टेकर सेटअप में इलेक्शंस हुए तो उन इलेक्शंस को बाय एंड लार्ज तमाम पार्टीज़ ने एक्सेप्ट भी किया। लेकिन फिर 2011 में हम देखते हैं कि जब अवामी लीग आई और शेख हसीना साहिबा आई तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को तब्दील करके केयर टेकर सेटअप को ख़त्म कर दिया, और उसके बाद जो भी इंतखाबात हुए उसमें हमेशा अपोजिशन ने तो पहले बायकॉट ही किया, और अगर पार्टिसिपेट किया भी तो उस तरह फ्री और फेयर तरीके से नहीं हो सके। इसलिए हम देखते हैं कि पिछले 3 इलेक्शंस में ख़ास तौर पर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो है खालिदा ज़िया की, उन्होंने बायकॉट किया, और उसकी बड़ी वाज़ेह वजह थी कि उनका ख्याल यही था कि ये प्री पोल रिगिंग भी होती है और फिर पोलिंग के दिन भी बहुत रिगिंग, मैसिव रिगिंग होती है, तो इन इलेक्शन से पार्टिसिपेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और अभी जो जनवरी में इंतखाबात हुए उसको तो वेस्टर्न दुनिया ने और ख़ास तौर पर अमेरिका ने भी उसके नताइज मानने से इनकार कर दिया। गो के भारत ने उनको वेलकम किया, लेकिन फिर खालिदा ज़िया साहब, जिसमें भारत की लॉबिंग भी शामिल थी, अमेरिका में भारत की लॉबिंग भी शामिल थी। लेकिन क्वेश्चन यही है कि अब मैं समझता हूँ कि एक तारीख तो है, पहले भी देखिए केयर टेकर सेटअप, ट्रांजिशन, टेक्नोक्रेट का सेटअप बांग्लादेश में रहा है,
2-3 साल के लिए, उसके बाद फिर इंतखाबात। तो अब देखना यही है कि जो केयर टेकर सेटअप आता है इसमें कौन लोग शामिल होते हैं। आया पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स जो हैं वो शामिल होते हैं इस डिस्पेंसेशन में, या फिर प्योरली टेक्नोक्रेट सेटअप बनता है। तो उससे हमें अंदाज़ा होगा कि कितना ये प्रोलॉन्ग करेगा ये जो इंटरिम सेटअप है। बहुत शुक्रिया अब्दुल बासित साहब आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, जब अब्दुल कहते हैं कि भारत ने भी बहुत इन्वेस्ट किया शेख हसीना की हुकूमत पे, तो ये बात इससे भी दुरुस्त साबित होती है कि अमेरिका को भी काफ़ी हद तक जब यहाँ पे इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ होती रहीं या इनका जो गैर जमहूरी तर्ज अमल रहा, उस हवाले से भारत पुश करता रहा कि उसके हवाले से को नज़रअंदाज करे और अमेरिका जो है इसके ऊपर कोई बात ना करे। एक शॉर्ट ब्रेक इसी मौजू के ऊपर, हमारे सियासतदान हमारे साथ होंगे, उनका मौक़िफ़ जानते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। बांग्लादेश में शेख हसीना के 15 साला इक़्तिदार का तख्ता वहाँ के अवाम की तरफ से उलट दिया गया। इस पर हम बात करते हैं। इस्लामाबाद स्टूडियो में मेरे साथ तशरीफ़ फरमाएं डॉक्टर शर्मिला फारूकी साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा, सेनेटर ताहिर खलील सिंधु साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, अहमद अवैस एडवोकेट साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। सेनेटर साहब, आपसे मैं पहले जानना चाहती हूँ, जो हुआ आज बांग्लादेश में, मुतालबात सुनने के बजाय जो मुजाहिरीन थे, नौजवान स्टूडेंट्स थे, उनको दहशतगर्द करार दिया। इससे पहले जो इलेक्शंस हुए उसमें अपोजिशन की गिरफ्तारियां की, वहाँ का इजहार राय के जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर पाबंदियां लगा दी गई, और बड़ी ही कॉन्फिडेंटली शेख हसीना ड्यूरिंग दिस प्रोटेस्ट ऑल्सो लोगों के ऊपर, जो मुजाहिरीन थे उनके ऊपर इंतज़ामिया को कहती रही कि आप जो है ताकत का इस्तेमाल करें। नतीजा आज जो निकला वो आज पूरी दुनिया ने देखा है। आप कैसे देखते हैं इसमें जो ताकत का मुजाहरा अवाम ने किया आज जवाबन बांग्लादेश में? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड बताता हूँ कि जब इनका पूरा फैमिली असैसिनेट हुई थी ना, तो एट दैट टाइम शेख हसीना शी वाज इन इंडिया, उस वक्त ये बच गई थी। आज भी जिनका सेफ एग्जिट हुआ है, बिकॉज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के जो घर उनकी वाइफ है वो इनकी भतीजी है। तो दिस इज़ दैट्स वाई कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने उनको बड़ी जल्दी, वरना जो जिस लेवल पे काम चला गया था वो मार्च कर रहे थे उस तरफ, ढाका की तरफ। तो वहाँ पे मतलब एक तो सबसे बड़ी बात ये थी कि जो मॉबोक्रेसी या मॉब होता है ना, जो लीडरलेस होता है, उससे फिर कुछ भी तो रखी जा सकती है। तो दैट्स वाई। लेकिन ये है कि उनको सेफ पैकेज उन्होंने देख के तो वहाँ से वो चली गई, नंबर 1 ये। तो मैं चाहती हूँ हम लोग इस थीम के ऊपर बात करें आप तीनों मेहमानों से कि जो दीगर खासकर डेवलपिंग ममालिक हैं और इस खत्ते के अंदर उनके लिए क्या पैगाम है, क्योंकि मिजाज अवाम के जो है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश क्योंकि एक ही हुआ करते थे, तो अवामी जो जज्बात हैं वो काफ़ी हद तक हमें सिमिलर नजर आते हैं। इससे पहले श्रीलंका में भी हुआ, आपको पता, उनको भागना पड़ा वहाँ से। लेकिन कुछ लोग इसको जोड़ रहे हैं। अभी मैं था टीवी पे पाकिस्तान के साथ, यहाँ पे ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। नहीं, हम पाकिस्तान से नहीं कर रहे। तो बाकी जो खत्ते के लिए तो मुश्किल सूरत हाल पैदा, मतलब एक सियासी लीडर जो 15 साल से इक़्तिदार पे काबिज हो, कंट्रोवर्शियल तरीन उनका इक़्तिदार हो, और वो मुजाहिरीन को कहें कि ये पाकिस्तान के एजेंट है या फिर उनको दहशतगर्द भी करार देंगे, अल्फाज थे शेख हसीना के उन नौजवानों के लिए। ये होना चाहिए सिलसिला, या प्रोटेस्टर्स की बात को एड्रेस किया जाना चाहिए? उनके क्या मुतालबात? मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि डायलॉग होना चाहिए था, बैठना चाहिए और कोई ना कोई हल निकालना चाहिए। मेरी तो ज़ाती तौर पे जो है कि मसलहत हो कुछ ना कुछ, और अगर जब तक आप डायलॉग नहीं करते उस वक्त तक, लेकिन ये कि दूसरे ग्रुप भी तैयार हो ना डायलॉग करने के लिए, हमारे इधर की तरह ना हो। अब आप कंपैरिजन की तरफ ही, लेकिन शर्मिला साहबा, दीगर ममालिक के लिए कुछ है इसको देखने सोचने के लिए, खासकर जहाँ पे अथॉरिटेरियन किस्म की रिजीम है कि आप यू कैन नॉट गेट अवे विद इट। एक हफ्ता पहले तक जो एक्सपर्ट्स थे वो ये कह रहे थे कि लगता नहीं है कि शेख हसीना बड़ी हेड स्ट्रॉन्ग हैं कि उनको अपना ओहदा छोड़ना पड़े, वो मैनेज कर लेंगी, लेकिन आज हम सब ने देखा कि उनको न सिर्फ ओहदा छोड़ना पड़ा, मुल्क से भी भागना पड़ा। बिल्कुल, शुक्रिया अफसा। देखिए जी, मैं हमेशा एक चीज़ में बिलीव करती हूँ, और वो ये है कि अवामी ताकत का कोई नेमो बदल नहीं है। आप एक दफ़ा जब अवाम सड़क पे निकल आए तो फिर वो फ़ैसला करके उठती है, ये एक हकीकत है। ये बहुत सारे ममालिक के अंदर हुआ। जहाँ तक बांग्लादेश का ताल्लुक़ है अफसा, तो संडे को जब हम ये अनफॉर्चुनेट हो रहा था, ये काउंटिंग हो रही थी कि जी 70 स्टूडेंट्स को शहीद किया गया है, और उससे ज़्यादा फिर बढ़ते बढ़ते आज वो 120 हो गए, आज सुबह 120 हो गए। वो नज़र आ रहा था कि एक आमिराना दौर का ख़ात्मा सिर्फ अवाम ही कर सकती है, और ये इसका मुज़ाहरा बांग्लादेश के अंदर हुआ। आप कुछ भी कर लें, लेकिन जब अवाम अपने हुकूक के लिए बाहर निकलती है तो फिर वो फ़ैसला कौन होता है। अब यहाँ जो मसला बांग्लादेश में, ठीक है अनएम्प्लॉयमेंट थी, चीज़ें थी, वो जॉब कोटा के ऊपर जो एक इशू खड़ा हुआ, उसके ऊपर स्टूडेंट्स और सारे लोगों ने वो ले लिया कि जी ये तो मेरिट के ऊपर होगा,
देखें, जब मेरिट का कत्ल होता है, आवाम के मसाइल हल नहीं होते, आवाम पिसती चली जाती है और हुक्मरान आंखें बंद करके बैठ जाते हैं, जिस तरह कबूतर आंखें मीच के नहीं बैठ जाता, तो फिर ये ज़्यादा देर तक नहीं चलता। वो कहते हैं ना, अल्लाह ताला वो रस्सी ढीली करता है लेकिन जब खींचता है तो फिर जो है पड़क्षे उड़ जाते हैं। ये होता है। खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे ऐसे हालात यहाँ पर हों, लेकिन मैं आपकी भी और उनकी भी याद दहानी कराऊंगी AJK के प्रोटेस्ट पे, जो हालिया हुआ था। उसमें मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था द न्यूज़ के अंदर, और मैंने कहा था कि लर्न फ्रॉम दिस। वो आवाम आके बैठ गई वहाँ पर और वो अपनी बातें मनवा के उठी। अगर खुदा ना खासा जो इस वक्त बिजली के बिल आवाम नहीं दे पा रही है, जो महंगाई है, बेरोज़गारी है, गुर्बत है, मईशत का पहिया नहीं चल रहा है जी। अगर आवाम, अभी पिछले दिनों एक भाई ने दूसरे भाई का कत्ल कर दिया क्योंकि बिजली का बिल। ऐसा ही है। अब शर्मिला साहिबा, अवाम, आप AJK में जो प्रोटेस्ट हुए उसकी मिसाल दे रही हैं, लेकिन एक एहतजाज आज भी हो रहा है बलूचिस्तान में जहां आपकी पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, उसको आज बाकायदा तौर में आपकी तरफ दोबारा आऊंगी तो इस पर हम कॉमेंट में आपका जरूर लेना चाहूंगी। वो भी कुछ मुतालबात सामने रख के बैठे हैं, लेकिन कहा गया कि ये क्रिमिनल माफियाज की प्रॉक्सी हैं। इस तरह का रद्द-ए-अमल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए जब लोग आपके अपने ही मुल्क के अवाम हों? उनको हम बलोच भी कह सकते हैं, पुख्तून भी कह सकते हैं, लेकिन हैं तो आखिरकार सभी पाकिस्तानी। अहमद अवैस साहब, आज जो बांग्लादेश में हुआ उस हवाले से तरह तरह के तबसरे किए जा रहे हैं, ना चाहते हुए भी मुख्तलिफ ममालिक में लोग बैठे कंपैरिजन्स ड्रॉ कर रहे हैं, खासकर हमारे यहाँ भी, क्योंकि हम पिछले कुछ अरसे में आप लोग भी शेख मुजीब साहब की और 71 के हालातों वाक़यात की बहुत मिसाल देते थे। लेकिन एक बहस ये है कि अगर शख्सियात के अराउंड हमारा एहतजाज ना हो, एक ब्रॉडर कॉज हो, और उसके अलावा अगर एक नुक्ता भी हो, जिस तरह यहाँ पर नौकरी के सरकारी नौकरी के कोटा के हवाले से एहतजाज था, तो वो ये शक्ल इख्तियार कर लेता है। हालांकि यहाँ पे इलेक्शंस के हवाले से भी बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात थे अपोजिशन को, लेकिन एक बात पे अवाम यकजा हुए, बजाय इसके कि किसी एक शख्सियत के अराउंड ये एहतजाज किए जाते। तो कैसे देखते हैं आप इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो बांग्लादेश में हुआ है, एक चीज़ तो बड़ी अथॉरिटेटिवली सामने आ गई, और उसको मैं एक शेर के साथ सिर्फ इसका मैं बिल्कुल खुलासा बयान कर देता हूँ, और वो ये है हबीब जालिब का कि कोई ठहरा हो लोगों के मुकाबिल तो बताओ, वो कहाँ हैं कि जिन्हें नाज बहुत अपने तहीं था। तो आवाम जिस वक्त, देखिए आवाम जो हैं, ये इनका बड़ा अजीब किस्म का रिएक्शन होता है, और सारी दुनिया में ऐसा ही है कि जब कोई चीज़ बर्दाश्त करने पे आते हैं तो वो बड़ी से बड़ी चीज़ बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन जब वो कहते हैं ना कि थे खाके रहा भी हम लोग और कहरे तूफ़ान भी, सहा तो क्या ना सहा और किया तो क्या ना किया, तो जब करने पे आ जाते हैं तो फिर उनको कोई रोक नहीं सकता। पाकिस्तान की सूरत हाल को भी आप सामने रखिए कि, और वहाँ की भी सूरत हाल को, जो बांग्लादेश की बात हुई है, कि जब आप रूल ऑफ लॉ को रूल ऑफ अथॉरिटी से बदलेंगे, अथॉरिटेटिव रूल आएगा, तो फिर वो नेगेशन है डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी एक एटीट्यूड का नाम है, और यही हुआ वहाँ पे आपने देखा, और उसका नुकसानात भी सामने आ गए। और हमें यही खदशात हैं कि पाकिस्तान में जहाँ पे इकॉनमी तबाह हो चुकी है, लोग जो हैं वो अपनी मसाइल में इतने फंस गए हैं कि बिलों से बाहर नहीं निकलते। आप एक बड़ी परसेंटेज है कि जिनके जितनी तनख्वाह मिलती है उससे ज़्यादा बड़ा उनको बिल आ रहा है अपने घर का सामान। अब यूँ क्योंकि आप आज के पाकिस्तानी हालात से भी आप मुवाजना करते हैं, तो फिर हम, आप जो 9 मई को एहतजाज हुआ यहाँ पे, उसके साथ अगर एक तरह से कंपैरिजन ड्रॉ करें तो उस दिन तो निकले आप PTI के लोग, सपोर्टर्स भी, लेकिन वो बैकफायर किया आपके लिए। फिर सूरत हाल ये बनी कि पार्टी का जो लीडर है वो भी ये उनको डिसओन करने लगा कि मैंने नहीं कहा था कि इन जगहों पे वो दाखिल हो जाए, ये ज़रूर कहा था कि एहतजाज करना है। तो हमारा क्या कंपैरिजन जो वहाँ पे हुआ? वहाँ तो एक ओवरऑल कॉज के लिए, मेरा यही सवाल था आपसे, सब इकट्ठे हुए, किसी शख्सियत के पीछे तो नहीं हुए। नहीं, सब एक फ़र्क है ना बहुत बड़ा। ये जो आप 9 मई के हवाले से बात कर रही हैं ना, तो 9 मई के हवाले से इसलिए तो जुडिशल इंक्वायरी से ये भाग रहे हैं, और शुरू से भाग रहे हैं। पहले दिन से, जब से ये 9 मई का वाक़या हुआ है, और टीवी के प्रोग्राम में मैं तो जहाँ भी आ रहा हूँ, हमारे बहुत सारे और हमारे दोस्त अहबाब जो हैं मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र से, वो ये बात करते हैं कि आप जुडिशल इंक्वायरी करवाते ताकि जो मुजरिम हैं, कल्प्रिट हैं, पकड़े जाएँ, उनको सज़ा देते आप। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसलिए कि ये ऑर्केस्ट्रेटेड प्लान था शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ का। आज
अगर आपकी इजाज़त हो, DGISPR ने भी बड़ा वाज़े तौर पे अपनी गुफ्तगू में बात किया। एक शॉर्ट ब्रेक, वापस आएंगे। अहमद अवैस साहब, हम इसी हवाले से बात करेंगे जो आज अमल बिल्कुल दोहराया गया है, और रॉयटर्स को खान साहब ने एक इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने एक बार फिर फ़ौज की हिमायत में जो बातचीत की है उसका भी जिक्र होगा शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। DGISPR ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उनसे 9 मई से मुतालिक सवाल हुआ। उन्होंने कहा वही मौक़िफ़ है जो 7 मई को था, उसमें कोई तब्दीली नहीं हुई। आपकी याद दहानी के लिए बता दें, 7 मई को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी DGISPR ने, उन्होंने कहा था कि अगर कोई सियासी लीडर या सियासी टोला अपनी ही फ़ौज पर हमला आवर हो और उसी फ़ौज को धमकियाँ दे, प्रोपेगेंडा करे, तो उससे कोई बातचीत नहीं हो सकती। साथ ही उन्होंने कहा था कि एक रास्ता है, सिर्फ एक रास्ता, कि वो कौम के सामने सिद्क़ के दिल से माफ़ी मांगे। सेनेटर साहब, अब ये जो सिद्क़ के दिल से माफ़ी वाली बात उन्होंने पहले भी की, बाद में भी कई बार हुकूमती वज़रा भी कहते रहे, ये एक ऑप्शन है अगर 9 मई से मुतालिक वो सिद्क़ के दिल से माफ़ी मांगे? वाई नॉट। मैं मोहतरम अहमद अवैस साहब, मैंने पहले भी आपको बताया, हमारे सीनियर हैं, बहुत सीनियर एडवोकेट हैं, लेकिन इन्होंने शेर सुनाया। मैं भी कहता हूँ कि किस किस की ज़ुबान रोकने जाऊँ तेरी खातर, किस किस की तबाही में तेरा हाथ नहीं है। देखिए, आज तक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब शहीद हुई हैं, तो आप देखते हैं कि उन्होंने एक गमला तक नहीं तोड़ा, और आसिफ अली ज़रदारी साहब ने करके पाकिस्तान खपे। मियाँ नवाज शरीफ साहब को वट एवर जहाज़ की सीट के साथ बांध दिया गया, उनकी बेटी को उनके सामने गिरफ्तार कर लिया गया। माफ़ी का ऑप्शन था बाकियों के पास भी कि माफ़ी मांग ले सिद्क़ के दिल से? नहीं, मैं तो आपको उस इतने बड़े जो दर्दनाक और बर्बरियत का हादसा हुआ था, नहीं, जब ज़ेरे इताब आए तो उस वक्त कोई कभी माफ़ी का ऑप्शन दिया गया? नहीं, देखिए, नहीं, हमने या पीपल्स पार्टी ने कोई फौजी इदारों पर तो हमने नहीं किए। अब ये तो इतराफ़ जुर्म भी इन्होंने कर लिया कि हाँ हमने कॉल दी थी। अगर चल ये कहते जी वो हमारे लोग नहीं है, ये इनके हैं, ये नहीं है, वट एवर, क्या किसी एक को लीगल नोटिस दिया इन्होंने? इंज़बाती कार्रवाई की है पार्टी ने, पार्टी के प्रेसिडेंट ने या किसी और ने? देखिए, तरीके होते हैं ना पार्टियां जब पार्टी की क़यादत ही जेल में थी सर। नहीं, और जो बाकी हैं, जो गौहर साहब हैं, वो नहीं नोटिस दे सकते, सेक्रेटरी जनरल नोटिस नहीं दे सकता। और फिर आप कह रहे हैं, बार बार हम कहते हैं, आपने सुनी होगी स्टेटमेंट सेनेटर एजाज चौधरी साहब की, अपने बेटे को कह रहे हैं कि हमने एक गमला तोड़ दिया, एक चीज़ तबाह कर दी, उनकी बर्बाद कर दी। और आसान जो था उसका अपना इनका भांजा है, लेकिन वो अपनी बात को रिपीट कर रहे हैं कि बात सिर्फ उनसे होगी जिनके पास ताकत है। तो अब और खासकर खान साहब जिस अंदाज में उनकी हिमायत कर रहे हैं, मैं वो अल्फाज उनके लिए रिपीट कर देती हूँ, सेनेटर साहब इस पर कमेंट कीजिएगा। वो कहते हैं, खान साहब ने रॉयटर्स को एक इंटरव्यू दिया है जिसमें वो कहते हैं कि पाकिस्तान की जोग्राफियाई पोजीशन और निजी शोबे में फ़ौज के किरदार के बायस अगर फ़ौज के साथ बेहतरीन ताल्लुकात न रखे जाएँ तो ये हिमाकत होगी। तो जिस अंदाज में वो अभी तक एड्रेस कर रहे हैं फ़ौज को, वो अल्फाज तो हमें दूसरी सियासी जमातों के पास नज़र नहीं आते। नहीं, देखिए, ये पहले भी ऐसे करते थे, मतलब ये एक तरफ एक चेहरा दिखा देते, दूसरी तरफ दूसरा दिखा देते हैं। पहले जिसको कहते थे अवानी सदर में कि हमारा बाप है, हम इसको फुल टाइम एक्सटेंशन देते हैं, उसको बाद में यजीद का, मीर जाफ़र का, डर्टी हैरी का, ये भी तो आप माजी को स्याको सबाक से मिला के करें ना सारी बातें। और आज फिर उन्होंने कह दिया कि अगर एक दूसरे नंबर पे ये जो आयन हमें सबको बांधता है, अहमद अवैस मेरे सीनियर है, बहुत सीनियर है, ये बताएं क्या किसी जगह पे ये लिखा हुआ है, किसी जगह पे ये है कि आपने पॉलिटिकल जमातों से मुज़ाकरात नहीं करने और फौज के साथ मुज़ाकरात करने? ऐसे ये तो आर्टिकल, मतलब देखें ना, 50% का काम हो गया कि ये मान रहे हैं, वो नहीं मान रहे। ऐसे नहीं होगा मुज़ाकरात, फिर भी सियासी जमातों को आपस में बैठ शर्मिला साहबा, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इसमें मैं अहमद अवैस साहब की तरफ ज़रूर जाके 9 मई की बात करती हूँ। आप लोगों की बलूचिस्तान में हुकूमत है और बलूचिस्तान में जो एहतजाज है बलूचिस्तान यकजहती कमेटी का, उस हवाले से भी DGISPR ने बात की है। और ये जो एहतजाज है इसको मेनली ख़वातीन लीड कर रही हैं, वही मौज़ूआत हैं, मिसिंग पर्सनस के हवाले से उनके मुतालबात, और 8 मुतालबात की फहरिस्त है। एक बड़ा पुराना दरीना उनका मुतालबा है, वसाइल के अंदर जो हक़ है उस हवाले से वो लोग बात करते हैं। तमाम चीज़ों से वाकिफ़ हैं इस वक्त की हुक्मरान जमातें भी और दीगर सियासी जमातें भी, लेकिन स्ट्रेट अप उनको रिफ्यूज़ कर दिया गया, उनको रिजेक्ट कर दिया गया। आज ये कहा गया कि ये किसी और अनासिर के एमा के ऊपर यह एहतजाज किया जा रहा है। तो आप समझती हैं कि दुरुस्त पीपल्स पार्टी इत्तफाक करती है इस मौके से? देखिए जी, पीपल्स पार्टी इन प्रिंसिपल बिलीव्स इन द फैक्ट दैट बलूचिस्तान के दरीना मसाइल हैं जिनका हल होना बहुत ज़रूरी है। आपको याद होगा पिछली दफ़ा जब सदर मुमलिकत बने थे आसिफ अली ज़रदारी साहब, तो उन्होंने आगाज़ हुकूक़ बलूचिस्तान शुरू किया था, ठीक है। उसमें खातर खा पेशरफ्त हुई थी, फिर वो कहीं जाके स्टॉल हो गया। अब जहाँ जहाँ इश्यूज़ आते हैं वहाँ कहीं ना कहीं कोई जो मिसक्रिएंट्स होते हैं ना, वो उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं, उसको एक तरफ रख दें।
लेकिन ये जो इश्यूज़ हैं, मिसिंग पर्सनस के इश्यूज़ हैं या वसाइल के अंदर उनको अपनी नुमाइंदगी चाहिए, तमाम चीज़ें जो हैं ये तो जायज़ मुतालबात है ना। नहीं, लेकिन आप नहीं समझती कि इन्हीं मुतालबात को रिपीट करना है, उसमें एडिड क्योंकि कुछ गिरफ्तारियां हुई, FIRs कटी है, वो उन्होंने कहा वो भी ख़त्म की जाए। देखिए ये अल्फाज के दहशतगर्द तंजीमों और क्रिमिनल माफिया की प्रॉक्सी हैं, ये अल्फाज हम अपने पाकिस्तान के अवाम के बारे में, बेशक उनको हम बलोच कहें या जो भी लफ्ज़ साथ इस्तेमाल करें, लेकिन पाकिस्तान के लोगों को है कि पिछले दिनों जब कुछ लोगों की गिरफ्तारियां हुई तो उनके ताने बाने कहीं ऐसी जगहों से जाके जुड़े जहां उससे इन चीज़ों का ये चीज़ नुमाया हुई कि यस कोई इनको प्रॉक्सी की तरह इस्तेमाल भी कर रहा है। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि बलूचिस्तान के इश्यूज़ नहीं हैं और जायज़ नहीं हैं, वो जायज़ इश्यूज़ हैं और उनको हमने ही उनको रिजॉल्व करना। ताने बाने आप समझती हैं कि जो इस वक्त मुजाहिरीन बैठे हुए हैं, डॉक्टर महारंग बलोच जिनको लीड करके कर रही थी एहतजाज को, उनके ताने बाने साबित हुए? नहीं, मैं उनके ऊपर तो नहीं कहूँगी। आई थिंक शी इज़ अ वेरी ब्रेव वुमन जो एक बलोच खातून हो के इन तमाम चीज़ों को लीड कर रही हैं। पिछले अब मैं इस पे क्योंकि आई डोंट वांट टू कास्ट एस्पर्शंस ऑन जो जेन्युइन डिमांड्स हैं वो जेन्युइन। तो फिर आप इत्तेफाक करती हैं स्टेटमेंट से या नहीं इत्तेफाक करती? मैं इससे इत्तेफाक नहीं करती इन द सेंस के हो सकता है अगर DGI एस्पायर कह रही है क्योंकि फ़ौज के पास इंटेलिजेंस है तो कहीं ना कहीं ऐसे शवायद होंगे, वो गलत तो नहीं कह रहे होंगे ना। आई कैन नॉट निगेट हिज स्टेटमेंट कि अगर वो कह रहे हैं कि जी वो प्रॉक्सी हैं या कहीं इस्तेमाल हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं ताने बाने फ़ौज को ऑथेंटिक मिले ही होंगे ना, शवाहिद एविडेंस होगा जब भी वो बात कर रहे हैं। लेकिन उसको एक तरफ रख के जो बलूचिस्तान के इश्यूज़ हैं वो तो हैं ना इश्यूज़, और वो जो दरीन आज के नहीं है, ये बहुत पुराने इश्यूज हैं और उनको रिजॉल्व होना बहुत जरूरी है। कोई भी बलूचिस्तान को डेवलप होने से, उन लोगों के मसाइल हल करने से तो नहीं रोक सकती, तो वो तो हमने खुद ही करना है। अगर वो हम कर दें तो साजिश की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। इंडिया की इन्वॉल्वमेंट बलूचिस्तान के इश्यूज के अंदर पाई जाती है, हकीकत है, ठीक है ना। हाँ। तो इसका मतलब ये है कि इन चीज़ों को एक्सप्लॉइट भी तो कर रहे हैं ना हमारे दुश्मन ममालिक, कर रहे हैं और गुंजाइश भी पैदा की जाती है। बहुत से ऐसे दरीना मुतालबात हैं जिन पे संजीदा रद्द-ए-अमल ही हमारे यहाँ से सामने नहीं आता, दहशतगर्द करार दे दिया जाता है। अहमद उवैस साहब, अब जो खान साहब, एक तरफ आप लोग इस तरीके से आइन के हवाले से बात करते हैं, टॉक शोज़ के अंदर सिविल सुप्रीमेसी की बात करते हैं, दूसरी तरफ मुसलसल अफवाज को अपनी हलफ की खिलाफ वर्जी करने का कह रहे हैं कि आप लोगों के साथ मुज़ाकरात करें, क्या वजह है इसकी? देखिए, बात यह है कि इमरान खान की तरफ से और PTI की तरफ से किसी वक्त भी कोई ऐसी बात नहीं है कि हमने बिल्कुल एक डेडलॉक लगा दिया है कि हमने किसी पॉलिटिशियन से बात नहीं करनी है। कतई ऐसी बात नहीं है। ये असल में जब भी हुकूमत और अपोजिशन की बातचीत होती है ना, तो एक इनिशिएटिव हमेशा हुकूमत की तरफ से होता है जिसमें वो TORs बनाते हैं, बताते हैं कि ये इश्यूज हैं। हम एड्रेस आप लोग नहीं कर रहे हैं अहमद साहब, वो अब भी ये कह रहे हैं कि उनसे बात करूंगा जिनके पास ताकत है, तो व्हाई नॉट टॉक स्ट्रेट फॉरवर्ड? अब उन्हीं को एड्रेस करें। फिर मैं बात यही करने लगा था। अब दूसरी तरफ ये है कि ये सिचुएशन क्रिएट कैसे हुई है। देखिए, आप कहती हैं कि फ़ौज को मजबूर करें, क्या हल्फ की खिलाफ वर्जी करें, क्या ये अभी जो 2.5 साल से जो कुछ हुआ है, इमरान खान की गिरफ्तारी से ऑनवर्ड 9 मई का वाक़या जो है, हम बार बार इसीलिए कहते हैं कि इसको एक जुडिशल इंक्वायरी होती तो बात खुल के सामने आ जाती। सर, अपने इसी स्टेटमेंट में अहमद उवैस साहब उन्होंने कहा दिल में अमेरिका के खिलाफ कोई इनाद या दुश्मनी नहीं, तो इसलिए कहा जाता है कि वो बहुत सी बातों पे यू टर्न ले रहे हैं। मैं भी यही कह रहा हूँ कि कोई देखिए, कोई पाकिस्तानी सियासत में हो या सियासत से बाहर हो, बहैसियत पाकिस्तानी लोगों को इतनी बड़ी आर्म फोर्सेस जो हैं ये पाकिस्तान के अवाम ने बनाई हैं। इसके एक्सपेंसेस जो हैं ये अपने पेट काट के उनके एक्सपेंसेस पूरे करते हैं, क्योंकि तुर्रा इम्तियाज़ है हमारा। इंडिया हमारा शदीद बड़ा दुश्मन है और इतनी बड़ी हमने मुशाक आर्म फोर्सेस जो बड़ी ट्रेंड हैं, बड़ी जो है वो हर हालात का मुकाबला करना जानती हैं और पाकिस्तान के आइडियोलॉजिकल और जोग्राफिकल फ्रंटियर्स की रखवाला हैं। हम कोई पाकिस्तानी सोच भी नहीं सकता। और फिर जब भी कोई हुकूमत में आएगा तो आर्म फोर्सेस जो हैं ये लिम ऑफ द गवर्नमेंट हैं, ये गवर्नमेंट मशीनरी का एक हिस्सा है। सर, लेकिन अब अहमद उवैस साहब जो आज जवाब आया, उन्होंने कहा उन्होंने अपना मौक़िफ़ दोहराया कि कोई बातचीत की गुंजाइश जिससे हमें बज़ाहिर नजर आता है नहीं है। तो अब आप लोग फिर भी दोहराएंगे अपना मुतालबा कि हमसे बात करें? हम नहीं दोहराएंगे। सवाल यह है कि हम
ये तो उनकी अपनी ख्वाहिशात हैं। ये डीजी साहब आके जो बोल जाते हैं यहाँ पर, इसमें कोई रियलिटी नहीं है। कभी कोई ऐसी ख्वाहिश जाहिर नहीं की है कि हम कोई माफ़ीनामा लिख के देंगे या हम कहेंगे कि हमसे बड़ी ज़्यादतियाँ हो गई हैं। 9 मई के वाक़े को तो पाकिस्तान के अवाम ने 3 करोड़ वोट दे के दफन कर दिया कि ये झूठा वाक़या। वो तो यही वजह है। एक बात सिर्फ कहनी, एक इजाज़त दीजिए, एक बात ये सिर्फ कहूँगा यहाँ पर, और वो ये है कि हम तो बार बार कह रहे हैं कि 1.25 साल गुजर गया, आपने क्यों नहीं इसकी वो ट्रायल कराया? आज तक एक आदमी को सज़ा नहीं हुई, लोग जेलों में बेचारे पड़े में। अगर वाकया सच्चा होता और ये ऐसा ही होता जैसा बनाया गया है, तो ये 1 महीना 1.5 महीने में ट्रायल खत्म होकर सजा हो चुकी होती है सबको, जैसे इमरान खान के 3 केसेस में किया। इस पे सेनेटर साहब जरूर चाहेंगे। अब एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। आज सवाबी में पीटीआई की तरफ से जलसा किया गया। हमाद अजहर मंजर आम पर आ गए, जो कि रूपोश थे। उन्होंने कहा कि सितंबर तक अगर खान साहब को ना छोड़ा गया तो अडियाला जेल की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे। क्या पीटीआई ये करने की पोजीशन में है? क्योंकि दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत में नय्यर बुखारी साहब आते हैं, उन्होंने भी इस खदशे का इजहार किया कि अगर हालात ऐसे रहते हैं, हुकूमत के घर जाने का इंतजाम होता है, तो उससे पहले ही असम्बलियाँ तहलील करके नए इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। शॉर्ट ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं, सैयद नय्यर बुखारी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। उससे पहले भी हम एक देख रहे थे, कुछ अनसर्टन इस तरह की सी कैफियत हमें हुकूमती हलकों में भी नज़र आ रही थी, जब ख्वाजा आसिफ ने भी ये कहा कि हो सकता है 18 माह सिर्फ हुकूमत चले और उसके बाद कोई और टेक्नोक्रेट सेटअप आए। सेनेटर साहब, वक्त तो कम है लेकिन क्विक कमेंट आप तीनों का चाहूँगी। नय्यर बुखारी साहब कहते हैं असम्बलियाँ तहलील कर दी जाए अगर वाकई हुकूमत है को ख़तरा है जाने का, लेकिन दूसरा जो आप लोग दावा करते हैं कि आप लोग मईशत बहाली के लिए आए थे, उन्होंने इस पर भी सवाल उठाया कि हुकूमत डिलीवर तो करे ना, अगर हमारा साथ भी साथ चाहिए। तो पीपल्स पार्टी बड़ी परेशान दिखाई दे रही है। आप नहीं, पीपल्स पार्टी परेशान नहीं। और सबसे ज़्यादा मैं आपको इन्हीं की मिसाल देता हूँ कि जो सदर जरदारी साहब हैं, उन्होंने जब पहली दफ़ा उन्होंने कहा कि 5 साल जब हो रही थी, हर डेमोक्रेसी इसी तरह आगे मजबूत होगी, और 5 साल पीपल्स पार्टी ने पूरे किए, 5 साल नून ने पूरे किए। अब प्रॉब्लम सिर्फ ये है पीटीआई का कि आर्टिकल 95 के तहत इनके अगेंस्ट आया कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान, अदम एतमाद आया। अच्छा, आइन में ये लिखा नहीं कहीं कि पीटीआई ने 5 साल पूरे करने, वो पार्लियामेंट ने 5 साल पूरे करने होते हैं। द प्रॉब्लम इज़ दैट। तो ये हमने इनको मसाके माशियत की भी निकाल दी। देखिए, जिस तरह हमने आपस में बड़ी लड़ाई झगड़े होते थे, लेकिन फिर मसाके जमहूरियत किया, मोहतरमा का जो विजन था और मियां नवाज शरीफ साहब का विजन था, इसी तरह से ये तो कहते थे ना पार्टी अलग ना हो जाए इत्तेहाद से। नहीं, सवाल ही पैदा नहीं था। और ये तो कहते थे नहीं लगोगे, कभी भी नहीं लगोगे। और ये तो कहते हैं हम PMLN, MQM और PTL अपना पीपल्स पार्टी के साथ हम बैठने भी, वो तो अभी भी यही कहते हैं। शर्मिला साहबा, ये कई दफ़ा हुकूमती हलकों में से बात की जाती है कि पीपल्स पार्टी जो है गलबा चाहती है, मलबा नहीं चाहती। सबसे ज़्यादा विन पोजीशन में कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट लेके पोजीशंस बैठे हुए हैं, लेकिन फिर कुछ ना कुछ बात भी करते हो। आप लोगों को सीरियस कंसर्न्स हैं नून लीग के शहबाज साहब की हुकूमत के हवाले से? देखिए, सीरियस कंसर्न्स हमें मईशत के हवाले से है, सीरियस कंसर्न्स हमें बिजली के बिलों के हवाले से है, इस मुल्क के अंदर जो एक स्टेबिलिटी आनी है हमें उसके हवाले से है, हमें आवाम के मसाइल के हवाले से सीरियस कंसर्न्स हैं, और संजीदगी के साथ इस मुल्क को चलाने के हवाले से हम चाहते हैं कि PMLN जो है ऐसे इक़दाम। अब बजट में इन्होंने हमारे साथ जो एक तहरीरी मुआहदा था उसको वायलेट किया। हमसे इन्होंने डिस्कस करना था बजट, और शायद अगर हमारी इनपुट ले लेते तो ये बजट बहुत बेहतर हो सकता था। कलेक्टिव विजडम ऑलवेज पेज ऑफ, लेकिन इन्होंने ये नहीं किया। उस दौरान भी आपको याद होगा हमारी चिपकलिश चलती रही और हमने उसको एक टोकन अटेंडेंस करी और लिटरली बाइकआउट किया बजट का। लेकिन बात यह है कि इस वक्त जो मजमूई मुल्क के हालात हैं, चाहे वो सियासी हों चाहे वो मुआशी हों, वो इंतहाई नाजुक है, परेशान कुन है जी। और इसमें पीपल्स पार्टी इनकी मदद ज़रूर करेगी। मैं ये नहीं कह रही कि हम कोई कोalition तोड़ने जा रहे हैं, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है, अनलेस ये कोई एडवेंचरिज्म के ऊपर नहीं चले जाते हैं। लेकिन इस वक्त बहैसियत हुकूमत में कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट का मतलब ये नहीं कि हम हुकूमत चला रहे हैं, दीज आर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, और ये एक फेडरेशन की अलामत है। लेकिन हम चाहते हैं कि हुकूमत जिसमें काबीना और वज़ीर आज़म होते हैं ऐसे इक़दाम उठाएं जिससे आवाम को कोई रिलीफ मिले। अहमद अवैस साहब, पीपल्स पार्टी कहती है कि एतमाद में हमें नहीं लिया जा रहा, और वो मुख्तलिफ हवालों से कहते हैं। आप PTI क्या इस मौके के ऊपर कुछ सियासत का मुजाहरा कर सकती है और पीपल्स पार्टी को एंगेज कर ले किसी तरह? क्या आप लोग क्या सोच रहे हैं? ये जो हाँ, इन्होंने आप लोगों को कहा भी था, तो क्या होगा अब आप लोगों का रद्द-ए-अमल? इसमें कोई शक नहीं है कि अभी मोहतरमा शर्मिला ने जो बात की है ना, इसमें
और बड़ी हकीकत पसंदाना भी है और फैक्चुअल रियलिटीज़ के ऊपर भी ये बेस कर रही है। और इनका मुतब्बराना एटीट्यूड है टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, और जबकि कोलिशन पार्टनर हैं इसके बावजूद भी। बात सवाल ये है कि इसमें मैंने जैसे आपसे पहले कहा कि जब भी कोई हुकूमत में होता है ना, उसको इनिशिएटिव करना होता है। मैं आपको एक बड़ी मिसाल देता हूँ। 1977 के हंगामे हुए थे तो भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ हंगामे हुए थे कि रिगिंग हो गई इलेक्शन की, तो भुट्टो साहब ने बाकायदा हाथ बढ़ाया था और अपोजिशन से कहा था और बैठ के मुज़ाकरात करते हैं, और TOR खुद बना के उनको तैयार किया था। और फिर आपने देखा कि कामयाब पीपल्स पार्टी ने भी तो ये आप लोगों को दावत दी गई थी कि पीपल्स पार्टी के साथ या तो मिलके आप हुकूमत बना लें, नून लीग उस वक्त कहती थी, और आपसे मुज़ाकरात का तो पीपल्स, लेकिन मुज़ाकरात की बात कर रहा हूं, वो सब मुज़ाकरात की बात करते रहे। अहमद अवैस साहब, सॉरी मेरे पास वक्त कम है इसलिए आपके साथ कता कलामी की माजरत, लेकिन कई बार ये कहा जाता रहा कि जरदारी साहब से रब्ता किया जाए ताकि कोई बातचीत का माहौल बन सके, लेकिन PTI का एक ही मौक़िफ़ था कि MQM, PMLN और PP कोई बात नहीं होगी। देखते हैं आने वाले दिनों में इस इत्तेहाद को की ये सूरत हाल जो बन रही है हुकूमती इत्तेहाद की, ये मौक़िफ़ PTI का तब्दील होगा या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद अवैस साहब, ताहिर खलील सिंधु साहब और शर्मिला फारूकी साहब इस प्रोग्राम में शरीक हुए। आज के लिए नाज़रीन इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।